Hello everyone, how are you all? Today from history we will learn third chapter and the name of the chapter is ruling the countryside. So countryside का मतलब होता है कोई ग्रामीण इलाका या वी कैन से रूरल एरियाज़. ठीक है, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हमारे इंडिया में तो आ गए, तो उन्होंने मतलब हमारे इंडिया के कई सारे जो पार्ट्स थे उन्होंने उनको मतलब एक्वायर कर लिया था. अब जो कुछ बचा हुआ था वो था कंट्री साइड मतलब रूरल एरियाज़, तो उनको वो कैसे रूल करना चाहेंगे उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर. सो हियर यू कैन सी, हियर इज़ द पेंटिंग. एक यहाँ पर पिक्चर बनाई गई थी. यहाँ पर पेंटिंग में क्या है कि रॉबर्ट क्लाइव ही इज़ एक्सेप्टिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. उस टाइम पे जो रॉबर्ट क्लाइव है उन्होंने दीवानी एक्सेप्ट की थी बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा की. एंड बाय दैट टाइम द मुग़ल एम्परर वाज शाह आलम. और ये जो दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी, रॉबर्ट क्लाइव को दी गई थी, इन द ईयर 1765 को दी थी. राइट. दीवानी मतलब क्या होता है कि दीवानी मतलब ये होता है कि उनका काम क्या होता है, पूरा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में रहता है. जिनका काम होता है जो भी टैक्सेस होते हैं, जो रेवेन्यूज़ होते हैं, वो सब उनको कलेक्ट करना होता है. तो ये सारी जिम्मेदारी दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को ये मुग़ल एम्परर द्वारा इन 1765. तो इसकी ये एक पेंटिंग है यहाँ पर. सो द कंपनी बिकम्स द दीवान. तो जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी वो एक दीवान बन गई थी. वो एक दीवान बन गई थी. सो ऑन अगस्त 12, 1765 में द मुग़ल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल. तो 12 अगस्त 1765 को मुग़ल एम्परर जो कि शाह आलम थे उस टाइम पे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपॉइंट किया एज अ दीवान ऑफ बंगाल. तो उन्होंने दीवान बना दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को. एंड द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस इन रॉबर्ट क्लाइव्स टेंट. और ये किसके अंडर रखा गया था, जो दीवानी की जो प्रोसीजर थी वो रॉबर्ट क्लाइव के तहत वहाँ पर ये पूरा रखा गया था. और उस टाइम पे वहाँ पर कुछ इंग्लिश मैन थे, कुछ इंडियंस भी थे एज अ विटनेस वहाँ पर. एंड बट इन द पेंटिंग अबाउ, तो ऊपर जो पेंटिंग दी गई है, द इवेंट इज़ शोन एज अ मजेस्टिक ओकेज़न. तो ये जो पेंटिंग है वो एक मजेस्टिक ओकेज़न के तौर पे बनाई गई थी, टेकिंग प्लेस इन अ ग्रैंड सेटिंग, और उसके लिए बहुत बड़ी सेटिंग वगैरह की गई थी. द पेंटर वॉज कमीशनड बाई क्लाइव टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट्स इन क्लाइव्स लाइफ. और ये रॉबर्ट क्लाइव की लाइफ में एक मेमोरेबल इवेंट होना चाहिए, इसलिए रॉबर्ट क्लाइव ने ये एक पेंटिंग बनाई गई थी जिसके लिए जो पेंटर था उसको कमीशन दिया गया था. द ग्रांट ऑफ दीवानी क्लियरली वॉज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश और इमेजिनेशन. तो ये जो है दीवानी वो क्या थे, ये वॉज वन सच इवेंट, वो एक बहुत ही बड़ी इवेंट थी ब्रिटिश ज़माने में, मतलब उनकी इमेजिनेशन के अंदर. एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल. तो जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक दीवान बन गई तो कंपनी के पास सारी चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर आ गई, अपनी टेरिटरी जो थी वो अपने कंट्रोल में आ गई. मतलब जो कुछ भी फाइनेंशियल काम होता वो सब ये कंपनी करती थी दीवान बन के. नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू. अब कंपनी को ये सोचना था कि उनको अब एडमिनिस्ट्रिंग कैसे करना है, उनके जो लैंड वगैरह है उनको कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, कैसे रेवेन्यू की जो रिसोर्सेज है वो कैसे लेनी है. तो ये सब वो लोग प्लान कर रहे थे कंपनी. दिस हैड टू बी डन इन अ वे दैट कुड यील्ड इनफ रेवेन्यू टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी. तो जिसकी वजह से क्या होगा कि उनकी जो कंपनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर पाएगी. उनका जो खर्चा है, जो उनका जो ग्रोइंग एक्सपेंसेस है कंपनी का, वो भी बढ़ता जा रहा था, जिसके लिए उनको बहुत सारे रेवेन्यूज चाहिए थे. A trading company has also to ensure that it could buy the products it needed and sell what it wanted. तो कंपनी ये चाहती थी कि हम जो ट्रेडिंग कंपनी चला रहे हैं तो हमें अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ से ख़रीदनी है और उनको साथ में यहाँ पर बेचनी भी है. तो ये कंपनी के कुछ मतलब रूल्स होते थे. एंड ओवर द ईयर्स द कंपनी ऑल्सो लर्न दैट इट हैड टू मूव विथ सम कॉशंस.
अब कई सारे साल चले गए कंपनी को दीवानी में, ठीक है। तो कंपनी को लगा कि अब हमें कुछ आगे कॉशंस रखने पड़ेंगे रेवेन्यू चलाने के लिए। एंड बीइंग एन एलियन पावर क्या होता है कि कोई बाहर की कंट्री अगर किसी कंट्री में आके रूल करता है उसे हम कहते हैं एलियन पावर। सो इट नीडेड टू पैसिफाई दोज हु इन द पास्ट हैड रूल्ड द कंट्री साइड एंड एन्जॉयड अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज। तो यहाँ पर लिखा है कि जो एलाइन पावर होता है वो क्या होता है, टू पैसिफाई दोज हु इन द पास्ट हैड रूल्ड द कंट्री साइड। मतलब वो लोग कंट्री साइड को, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कंट्री साइड को धीरे धीरे उनको रूल करती थी, वहाँ पर अपनी अथॉरिटी जमाती थी और वहाँ पर अपना प्रेस्टीज बनाकर रखती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। दोज हु हैड हेल्ड लोकल पावर हैड टू बी कंट्रोल्ड बट दे कुड नॉट बी एंटायरली एलिमिनेटेड। मतलब वहाँ पर जो भी लोकल पावर्स होते हैं, जो भी लोकल राजास होते थे, तो कंपनी उनको अपने अंडर में रखती थी, लेकिन वो उनको कभी भी एलिमिनेट नहीं करती थी, वो उनको कभी भी बाहर नहीं निकालती थी। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है कि हाउ वाज दिस टू बी डन, मतलब ये कैसे करते थे। सो इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ द कंपनी केम टू द कॉलोनाइज द कंट्री साइड। तो जो कंपनी है वो कैसे कॉलोनाइज करने लगी थी कंट्री साइड को, मतलब रूरल एरियाज़ को, वो कैसे ऑर्गेनाइज कर रही थी रेवेन्यू रिसोर्सेज को, वो लोगों को कैसे अपने राइट्स दिला रही थी, और वो कैसे क्रॉप्स जो है वो कैसे मतलब क्रॉप्स उगा रही थी, मतलब वो कैसे क्रॉप्स उगाना चाहती थी लैंड पे। ये सब हम ये पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वी हैव रेवेन्यू फॉर द कंपनी। द कंपनी हैड बिकम द दीवान। तो कंपनी एक दीवान बन चुकी थी, कंपनी एक दीवान बन चुकी थी, बट इट स्टिल सॉ इट सेल्फ प्राइमरीली एज ए ट्रेडर। लेकिन वो अपने आप को सिंपली कभी भी एक ट्रेडर के हिसाब से गिनते थे। इट वॉन्टेड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम बट वॉज अनविलिंग टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन। तो कंपनी क्या चाहती थी, एक तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम चाहिए, बट अनविलिंगली टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन। लेकिन उनको क्या करना चाहिए, एक रेगुलर सिस्टम उनको एक बनाना चाहिए जिसकी वजह से उनकी जो क्या कहते हैं रेवेन्यू है वो आती रहे, उनके जो टैक्स की कलेक्शन है वो भी कंटिन्यू आते रहे। द एफर्ट वॉज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इट कुड एंड बाई फाइन कॉटन एंड सिल्क एज चीपली एज पॉसिबल। तो उनका एक ही मकसद था कि वो अपना जो रेवेन्यू है वो बढ़ा दे सबके लिए, वो ज़्यादा टैक्स मतलब सबसे लेते रहे, और उनका एक ही मकसद था कि वो यहाँ से बढ़िया सा कॉटन और सिल्क मतलब वो सस्ते दामों में ख़रीद के वो ब्रिटेन वो उनको एक्सपोर्ट कर सकें। बट क्या हुआ उसके बाद कि विद इन 5 years द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल्ड। अब 5 साल बाद ये हुआ कि वहाँ पे जो गुड्स थे तो वो मतलब सबने वो लोग सब खरीदते रहे थे, वैल्यू ऑफ गुड्स उसके बाद क्या हो गया, एकदम डबल्ड हो गई बंगाल में। एंड बिफोर 1865 कंपनी हैड परचेज्ड गुड्स इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि ब्रिटेन के पास तो पैसे थे ही नहीं, तो ब्रिटेन क्या करती थी, वहाँ से गोल्ड एंड सिल्वर यहाँ पे एक्सपोर्ट करती थी और यहाँ से कॉटन एंड सिल्क वो लोग वहाँ पर ले जाते थे। एंड नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। अब क्या हुआ कि जो रेवेन्यू है, मतलब जो रेवेन्यू कलेक्टेड हो रहा है बंगाल में, तो वो कुछ मतलब फाइनेंस के तौर पे कुछ हेल्प कर सकते हैं कुछ अच्छा खरीदने में। Soon it was clear that the Bengal economy was facing a deep crisis। अब जैसे वहाँ पर जो थी वो गुड्स की प्रोडक्ट्स की जो प्राइस थी वो एकदम डबल हो गई थी, तो क्या हुआ वहाँ पर एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी बंगाल में। यहाँ पर लिखा है कि बंगाल इकोनॉमी वॉज फेसिंग अ डीप क्राइसिस, एक बहुत ही बड़ी क्राइसिस आ गई थी बंगाल में। आर्टिसंस वर डिजर्विंग विलेजेस सिंस they were being forced to sell their goods to the company at low prices। अब जो भी आर्टिसंस थे, आर्टिसंस मतलब कौन होता है, जो भी कुछ पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं, जो कुछ पॉटर वगैरह बनाते हैं, तो आर्टिसंस को क्या किया गया, उनको मतलब उनकी जो चीज़ें होती थी वो एकदम कम दामों में ख़रीदी जाती थी और उनको बाहर की कंट्रीज़ में एकदम हायर प्राइसेस में बेची जाती थी। सो पीजेंट्स वेर अनेबल टू पे द ड्यूज दैट वेर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम। अब जो पीजेंट्स होते हैं, जो किसान वगैरह होते हैं, वो मतलब अपनी ड्यूज़ रेगुलरली पे नहीं कर सकते थे,
सो आर्टिसनल्स प्रोडक्शन वॉज इन डिक्लाइन। तो इसीलिए जो आर्टिसनल होते थे उनकी जो प्रोडक्शन रहती थी वो कंपनी ने क्या कर दी, एकदम डिक्लाइन कर दी, बंद कर दी। एंड एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन शोड साइन ऑफ कोलैप्स। और धीरे धीरे जो एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन था, जो खेती वगैरह थी, वो भी धीरे धीरे फिर कोलैप्स होती गई, बंद होती गई। देन इन 1770 अ टेरिबल फैमिन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल। तो 1770 में एक बड़ी फैमिन आई वहाँ पर, जहाँ पर 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ लोग वहाँ पर ये इसकी फैमिन की वजह से मारे गए थे। फैमिन मतलब क्या होता है, भूखमरी की वजह से मर गए थे। अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वाइप्ड अप। और कम से कम जो 1/3 पॉपुलेशन जो थी वहाँ पर ये क्राइसिस की वजह से पूरी मर गई थी, मतलब वहाँ के लोग सब मर गए थे। फिगर 2 में देखते हैं, यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है, अ वीकली मार्केट इन मुर्शिदाबाद इन बंगाल। सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मुर्शिदाबाद, बंगाल की है, एक मार्केट है यहाँ पर। सो पीजेंट्स एंड आर्टिसंस फ्रॉम रूरल एरियाज रेगुलरली केम टू दिस वीकली मार्केट्स टू सेल देयर गुड्स एंड बाय व्हाट दे नीडेड। तो यहाँ पर क्या है कि ये मार्केट जो है वो वीक में एक बार यहाँ पर लगता था। तो कई सारे आर्टिसंस लोग और पीजेंट्स यहाँ पर आते थे, यहाँ पर अपना मार्केट लगाते थे। तो कुछ लोग यहाँ पर आकर अपनी चीज़ें बेचते थे और कुछ लोग अपनी चीज़ें वहाँ से खरीद कर भी ले जाते थे। तो ये था तुम्हारा मुर्शिदाबाद, बंगाल का एक मार्केट है ये। दिस मार्केट्स वर बैडली अफेक्टेड ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्राइसिस। और जब ये इकोनॉमिक क्राइसिस आया 1770 में, तो ये मार्केट को बहुत ही बड़ा क्राइसिस झेलना पड़ा था। देन फिगर 3 में है चार्ल्स कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो ये जो पिक्चर है, इट इज़ द पिक्चर ऑफ चार्ल्स कॉर्नवालिस हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट्स वॉज इंट्रोड्यूस। जब ये परमानेंट सेटलमेंट, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो जो परमानेंट सेटलमेंट आया उस टाइम पे ये चार्ल्स कॉर्नवालिस वो एक गवर्नर जनरल थे इंडिया के। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। इफ़ द कंपनी वॉज इन ruins, कुड द कंपनी बी सर्टेन ऑफ इट्स रेवेन्यू इनकम। अगर मान लो कोई कंपनी, अगर जो इकोनॉमी है अगर वो र्यून होती जा रही है, मतलब कम होती जा रही है, क्या कंपनी अपने जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट कर पाएगी, उनका जो रेवेन्यू है वो आता रहेगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो देखते हैं। मोस्ट कंपनी ऑफिशियल्स बिगेन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी इनक्रेज्ड एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव। अब जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उन्होंने क्या कहा कि दे हैव टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड। तो उन्होंने सोचा कि हमें जो लैंड है उस पर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मतलब लोगों को हमें इनक्रेज करना चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, ताकि वो एग्रीकल्चर को थोड़ा और इम्प्रूव कर सके। अगर एग्रीकल्चर इम्प्रूव होगा तो कंपनी को ऑटोमेटिक रेवेन्यू आने ही वाला है। सो हाउ वाज दिस टू बी डन। अब ये कैसे मुमकिन है। सो आफ्टर 2 decades ऑफ डिबेट ऑन द क्वेश्चन, द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस द पार्लियामेंट सेटलमेंट इन 1793। अब शायद 20 साल बाद इसी टॉपिक पे कई सारे डिबेट्स हुए थे, तो कंपनी ने फाइनली एक ऑफिशियल मतलब एक लॉ इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट। और ये लॉ कब पास हुआ था, 1793 में। सो रिमेंबर दिस थिंग। बाय द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट द राजाज एंड तालुकदार्स वे रिकग्नाइज्ड एज ज़मींदार्स। तो ये परमानेंट सेटलमेंट जब आया तो उस टाइम राजाज एंड तालुकदार्स को एक क्या कहते हैं, उनको रिकग्नाइज किया गया एज ज़मींदार्स। तो राजा और जो तालुकदार थे उनको ज़मींदार के नाम से उनको जाना जाने लगा, मतलब जानने लगे थे सब। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी। तो राजा और तालुकदार्स का काम क्या होता था, उनको मतलब पीजेंट से पैसे कलेक्ट करने होते थे, जो भी रेवेन्यू है, राइट। और उनको वो सारे पैसे कहाँ जमा करने होते थे, कंपनी को पे करने होते थे। द अमाउंट टू बी 1 मिनट सॉरी हाँ द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली। और जो अमाउंट ये लोग इकट्ठा करते थे पीजेंट से, वो कैसा था, एकदम फिक्स अमाउंट था, वो भी परमानेंटली। दैट इज़ इट वॉज नॉट बी इंक्रीज्ड एवर इन फ्यूचर। और ये जो पेमेंट था वो कैसा था, एकदम फिक्स्ड पेमेंट था, जो कभी भी इंक्रीज़ भी नहीं होगा
इन फ्यूचर। मतलब एक फिक्स्ड पेमेंट था, मतलब इतने रेवेन्यू आपको वहाँ से कलेक्ट करना है, जो कभी भी बढ़ेगा नहीं और ना कि वो कम होगा। It was felt that this would ensure a regular flow of revenue into the company coffers and at the same time encourage the zamindars to invest the improving the land। तो कई बार क्या होता है कि जो कंपनी के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो मतलब ज़मींदार्स को कहते हैं, उनको एनकरेज करते हैं कि भाई अब तुम भी जो है वो लैंड को इम्प्रूव करो, ताकि जो रेवेन्यू है वो जल्दी आता रहेगा, अच्छे से मतलब आता रहेगा और आपको भी थोड़ा फ़ायदा होगा। तो ऑफिशियल्स ने क्या ये तय करा था कि भाई आप जो भी रेवेन्यू लाते हो उसमें से कुछ परसेंट मतलब राजा और तलुकदार्स के होंगे और कुछ परसेंट कंपनी का होगा। तो इसीलिए ये लोग ये जो कंपनी है वो ज़मींदार्स को एनकरेज करते थे कि भाई आप लोग भी थोड़ा इम्प्रूविंग ला दो लैंड में। सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज्ड, अब जैसे कि क्या हुआ कि जो रेवेन्यू की जो डिमांड थी कंपनी की वो स्टेट में कभी भी बढ़ी नहीं थी, एंड द ज़मींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम सच इंक्रीज्ड प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड। और जो ज़मींदार थे उनको भी कई सारे मतलब बेनिफिट हो रहे थे, क्योंकि उनके तो खाली पैसे मुफ्त में आ रहे थे। तो ये सब चलता रहता था। अब उसके बाद ये प्रॉब्लम कहाँ पर आई देखते हैं, परमानेंट सेटलमेंट में। द परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। अब परमानेंट सेटलमेंट की वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे। कंपनी ऑफिशियल्स सून डिस्कवर्ड दैट द ज़मींदार्स वेर इन फैक्ट नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द लैंड। तो कंपनी को पता लग गया कि ये जो ज़मींदार्स है वो मतलब अपने लैंड जो है, जो लोगों के लैंड है, पीजेंट्स के लैंड है, वो उनको इम्प्रूव नहीं करना चाहते हैं। द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स्ड वॉज सो हाई दैट द ज़मींदार्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे। अब जैसे कि जो कंपनी की जो रेवेन्यू है वो बहुत ही क्या थी, एक तो पहले तो फिक्स थी उनकी रेवेन्यू फिक्स तो थी, साथ साथ उनकी रेवेन्यू कैसी थी, एकदम हाई थी। तो ज़मींदार जो थे वो उनको मतलब कंपनी को पे नहीं कर सकते थे पीजेंट से लेके। एनीवन हु फेल्ड टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट हिज ज़मींदारी। अगर मान लो कोई रेवेन्यू पे करने में अगर फेल्ड हो जाता है तो उनको अपनी ज़मींदारी खोनी पड़ती है। सो न्यूमरस ज़मींदारीज वेर सोल्ड ऑफ एट एक्शन। तो उसकी वजह से कई सारी मतलब ज़मींदारीज मतलब उनसे छीनी गई थी पीजेंट से, और उनको फिर ऑक्शन में बेचा गया था। और ये सारा किसने किया था, कंपनी ने किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी द सिचुएशन चेंज्ड। अब 19th सेंचुरी के 10 साल में बहुत सारे चेंजेस आ चुके थे। द प्राइजेज इन द मार्केट रोज़। अब मार्केट की जो प्राइस थी वो अचानक से बढ़ गई थी। कल्टीवेशन स्लोली एक्सपांडेड। और जो खेती थी किसानों की, पीजेंट की जो खेती थी, कल्टीवेशन था, वो भी धीरे धीरे एक्सपांड हो रहा था। दिस मीन्ट एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द ज़मींदार्स बट नो गेन फॉर द कंपनी। अब जैसे कि ये सब बढ़ रहा था, मार्केट बढ़ रहा था, कल्टीवेशन बढ़ रहा था, एक्सपांड हो रहा था, तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो इंक्रीज़ इन द इनकम ऑफ ज़मींदार्स, तो ज़मींदार्स की जो इनकम थी वो भी इंक्रीज़ हो रही थी, बट नो गेन फॉर द कंपनी। लेकिन कंपनी को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। सिंस इट कुड नॉट इंक्रीज द रेवेन्यू डिमांड। अब परमानेंट सेटल में तो मैंने पहले ही बताया कि वो एक फ़िक्स अमाउंट मतलब पहले से फ़िक्स की गई थी कि आपको इतनी ही अमाउंट पे करनी है, जो फ्यूचर में कभी नहीं बढ़ेगी। सो दिस इज़ द रीज़न कि जो है यहाँ पर लिखा है कि इट कुड नॉट इंक्रीज द रेवेन्यू डिमांड। अब जो कंपनी है वो अपनी रेवेन्यू डिमांड नहीं बढ़ा सकती है। एंड दैट हैड बीन फिक्स्ड परमानेंटली, जो कि वो पहले से फिक्स कर चुके हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। इवन देन द ज़मींदार्स डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। तो इसीलिए जो ज़मींदार्स थे उनको मतलब कभी इंटरेस्ट ही नहीं आया कि वो अपने लैंड को इम्प्रूव कर सकें। अगर मान लो वो अपने लैंड को इम्प्रूव करते हैं तो उनको मतलब रेगुलरली उनको वो टैक्स पे करने पड़ेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें थी। देन सम हैड लॉस्ट द लैंड्स इन द अर्लियर ईयर्स ऑफ द सेटलमेंट। मतलब सेटलमेंट के कुछ साल पहले मतलब उसी टाइम पे कई लोगों ने अपने लैंड जो थे वो खो दिए थे, वो कंपनी ने अपने एनेक्स कर लिया था वो लैंड को। अदर्स नाउ सॉ द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग विदाउट द ट्रबल एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। और दूसरे जो लोग थे उन्होंने क्या किया कि वो अब आसानी से वहाँ पर कमा सकते हैं विदाउट द ट्रबल एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब कोई भी खर्चा पानी किए बिना वो लोग आराम से अब वहाँ पर कमा सकते हैं। एज लॉन्ग एज द ज़मींदार्स कुड गिव आउट द लैंड टू टेनेंट्स एंड गेट रेंट। तो ज़मींदार्स क्या करते, जो अपने लैंड थे वो मतलब किसी को मतलब रेंट पे दे देते थे
एंड दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड, और वो मतलब कोई भी इंटरेस्ट नहीं करते थे लैंड को इम्प्रूव करने के लिए। देन वी हैव on the other hand in the villages the cultivator found the system extremely oppressive. The rent he paid to the zamindar was high and his right on the land was insecure. अब यहाँ पर क्या होता है देखो, अब दूसरी साइड क्या होता है गांव में जो कल्टीवेटर्स होते हैं उन्होंने क्या किया कि फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑपरेसिव, तो जो परमानेंट सेटलमेंट था उनको वो मतलब बहुत ही ऑपरेसिव लगा। द रेंट ही पेड टू द ज़मींदार, मतलब वो जो पीजेंट है वो जो भी रेंट मतलब पे करते हैं ज़मींदार को, मतलब राजा और तलुकदार उसको, वो वॉज वेरी हाई, वो बहुत ही हाई था। एंड हिज राइट ऑन द लैंड वॉज इनसिक्योर, लेकिन फिर भी उनकी जो लैंड होती थी पीजेंट की वो एकदम इनसिक्योर होती थी। क्यों इनसिक्योर? क्योंकि अगर मान लो वो रेवेन्यू पे करने में फेल हो जाते हैं तो उनकी जो ज़मीन होती थी वो ऑक्शन में लोगों को मतलब कंपनी को बेच दी जाती थी। टू पे द रेंट ही हैड टू ऑफन टेक अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर। अब कभी कभार क्या होता कि अगर उनके पास पैसे नहीं हैं रेवेन्यू देने के लिए तो पीजेंट क्या करते, मनी लेंडर से कुछ पैसे उधारी से लेते, मनी लेंडर से कुछ पैसे वो उधारी पे लेते, मतलब लोन पे लेते, और वो ज़मींदार को वो पैसे पे कर देते एज ए रेवेन्यू। एंड व्हेन ही फेल्ड टू पे द rent he was evicted from the land he had cultivated for generation। और अगर मान लो कभी जो पीजेंट है वो अगर मनी लेंडर को पैसे पे करने में अगर फेल हो जाता है तो उसकी जो भी ज़मीन वगैरह है, जो भी लैंड वगैरह है जहाँ पर वो कल्टीवेट करता है, वो ज़मीन को वो लोग क्या करते थे, एविक्टेड कर देते थे, मतलब उसे वो एनेक्स कर देते थे। तो ये था मनी लेंडर का काम। अब देखते हैं उसके बाद क्या आया। अ न्यू सिस्टम इज़ डिवाइज्ड। So by the early 19th century, many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again। तो 19th century के पहले कई सारे कंपनी के ऑफिशियल्स ने ये देखा कि भाई हमें तो अब थोड़ा ये रेवेन्यू में थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा, हम जो रेवेन्यू कलेक्शन कर रहे हैं उसमें हमें थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा। How could revenues be fixed permanently at a time when the company needed more money to meet his expenses of administration and trade। अब कंपनी ये कहती कि हम हमारा जो रेवेन्यू है वो कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमने तो पहले से ही हमारा जो रेवेन्यू एकदम फिक्स करके रखा है। अब जैसे कि हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं तो हमें हमारी कंपनी का खर्चा भी ज़्यादा है, तो हमें तो और पैसे चाहिए। तो ये सब कैसे मुश्किल है, तो ये सब वो बातें करते रहते हैं। इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसीज, जो मतलब अभी पूरा एरिया जो है वो भी उत्तर प्रदेश में आता है, वहाँ पर an Englishman called Holt Mackenzie devised the new system which came into the effect in 1822। तो वहाँ पर एक इंग्लिश मैन था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसीज में, जिसका नाम था हॉल्ट मैकेंजी। ये याद रखना, हॉल्ट मैकेंजी नाम का एक बंदा था, ब्रिटिशर्स था, जो एक नई सिस्टम लाया था इन 1822। रिमेंबर दिस थिंग। ही फेल्ट दैट The village was an important social institution in northern Indian society and needed to be preserved। तो उसका मानना था कि जो विलेज है, जो गांव है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है, वो मतलब वो बहुत ही अच्छी जगह है। कहाँ पर? इन नॉर्दर्न इंडियन सोसाइटी एंड नीडेड टू बी प्रिजर्व, मतलब उसको संभाल के रखना चाहिए विलेजेस को। एंड अंडर हिज डायरेक्शन कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेजेस टू विलेजेस। तो उसके अंडर उन्होंने क्या कर दिया कि जो कलेक्टर्स होते थे उनको गाँव मतलब भेजा जाता था, किसके लिए? फॉर इंस्पेक्टिंग द लैंड। गांव को जो लैंड होते थे गांव में उनका इंस्पेक्शन करने के लिए भेजा जाता था। मेजरिंग द फील्ड, वो फील्ड कितनी है वो उनको मेज़र किया जाता था। एंड रिकॉर्डिंग द कस्टम्स एंड राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, और वो मतलब एक रिकॉर्ड मेंटेन करते थे कि भाई ये जो लैंड है उसका इंस्पेक्शन किया, जो मेज़र किया वो क्या है, वो सब पूरा रिकॉर्ड उस टाइम रखा जाता था। एंड राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब हर एक जो ग्रुप्स होते हैं उनका एक राइट्स कैसे देना है वो सब ये कलेक्टर्स करते थे। द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज वॉज एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज हैड टू पे। तो यहाँ पर ये लोगों ने क्या किया कि जिसकी जितनी छोटी ज़मीन उनका उतना कम रेवेन्यू, अगर जिसकी जितनी बड़ी ज़्यादा ज़मीन उनका थोड़ा ज़्यादा रेवेन्यू, और अगर किसी की बहुत बड़ी ज़मीन है राइट तो उनको और ज़्यादा रेवेन्यू पे करना होगा।
अगर किसी की छोटी ज़मीन है, किसी की छोटी लैंड है तो उनको 10 रुपये, अगर कुछ बड़ी है तो 100 रुपये, अगर उससे भी बड़ी है तो आपको 1000 रुपये। ऐसे कुछ रेवेन्यूज़ उस टाइम पे कंपनी ने फिर फिक्स किए थे ये नई पॉलिसी में। सो यहाँ पर लिखा है द चार्ज ऑफ द कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वॉज गिवन टू द विलेज हेडमैन। और ये जो सिस्टम आई थी उसमें इन्होंने किसको वो कहा था ये पूरा रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए? हेडमैन, मतलब विलेज का जो हेडमैन होता है, जो मतलब बुजुर्ग या जो समझदार इंसान होता है, बड़ा इंसान, उसको ये पूरी जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई तुम्हें सारे जो रेवेन्यू है वो पूरे कलेक्ट करने हैं और कंपनी को पे कर देना है। और परमानेंट सेटलमेंट में कौन काम करता था? ज़मींदार। ज़मींदार में कौन होता था? राजा एंड तलुकदार। तो ये याद रखना, परमानेंट में ज़मींदार जिसमें राजा और तलुकदार आते थे, और ये जो दूसरी सिस्टम आई थी उसमें विलेज हेडमैन को काम दिया गया था। एंड दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज द महलवारी सेटलमेंट। और ये सिस्टम को क्या कहा गया था? महलवारी सेटलमेंट। देन नेक्स्ट वी हैव in the British territories in the south there was a similar move away from the idea of permanent settlement. The new system that was devised came to be known as the रोयतवार। तो चलो इसको हम बेटा काम करते हैं, हम इसको बाद में देखेंगे, आज के लिए हम इतना रखते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।